बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे तीसरे और आखिरी भाई की भी शादी हो गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अगरचे भाई के घर बसने की खुशी भी थी, लेकिन फ़िक्र और परेशानी इस बात की भी सता रही थी कि मैं अब तकरीबन 28 साल की होने वाली थी। अभी तक मेरा ढंग का रिश्ता भी नहीं आया था। न जाने लोगों को मुझ में क्या खामियां नज़र आती थी कि इस कदर शरीफ माँ बाप की बेटी होने के बावजूद, इतने आला किरदार और इखलाक होने के बावजूद भी किसी ने मुझे पाने की तमन्ना नहीं की। वजह शायद मेरी कमसूरती थी। ये पठानों का इलाका था। यहाँ पर सभी लड़कियाँ खूबसूरत और कम उम्र थीं। उनकी शादी भी कम उम्री में हो जाती, जबकि मेरी उम्र अब ढल चुकी थी। तालीम भी कुछ ख़ास नहीं थी और शक्ल सूरत भी मामूली। मेरे माँ बाप मेरे बारे में बहुत परेशान थे। इसी सब में मेरे भाइयों की शादियाँ हो गईं। मेरे 3 भाई थे और तीनों के तीनों अपना घर बसा चुके थे। आज मेरी आखिरी भाई की शादी थी। मेरी आने वाली भाभी तकरीबन 23 साल की थी। उसे इस कदर सजा संवरा देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। अब तो सभी लड़कियों की शादियां हो गई थीं। मुझे अपना आप बूढ़ा लगने लगा। मैं लड़कियों की झुरमुट से निकलकर अपने घर की छत पर आ गई, जहां कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता था। मैं शादी के हंगामे से दूर अपने गमों में डूबी हुई अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। किसी को मेरी फिक्र नहीं थी, ना ही कोई मुझे अपनाना चाहता था। आखिर मेरा कसूर क्या था? कई सोचें मेरे जहन में चल रही थी। आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे, यहाँ तक कि मगरिब से रात हो गई। कोई मुझे लेने ऊपर भी नहीं आया। मैंने 1-2 बार जाकर देखा। महफिल में कोई मेरी कमी नहीं थी। हालांकि भाइयों की शादियों में बहनें हमेशा आगे आगे रहती हैं। किसी ने मेरा पूछा तक नहीं। तब किसी की भी तवज्जो ना पाकर मैं वापस छत पर आ गई। रात के 1 बजे थे। मैं यहीं बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। रात का वक्त हो गया था। मुझे अब नीचे जाकर सोना था, लेकिन उन लाल आंखों के सामने मैं किसी के सामने भी जाती तो हर कोई बातें बनाता। मैं चुपचाप वहाँ ही बैठी रही, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। रात भर मुझे कोई लेने नहीं आया और फजर की आज़ान होने लगी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मेरा नसीब अच्छा करे। इन सब से फारिग होकर मैं नमाज़ पढ़ने नीचे आ ही रही थी कि सीढ़ियों पर किसी की हल्की सी आहट महसूस हुई। ना चाहते हुए भी मैं रुककर खड़ी हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाल आंखें कोई और देख ले। मेरी नज़र भाभी पर पड़ी, जो सुबह सवेरे ही छत की तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर मेरा गम 2 गुना हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनका सामना ना करूं। भाभी भी अपनी ही धुन में मगन ऊपर की तरफ आ रही थी। कुछ सोचकर मैं वहीं खड़ी हो गई और भाभी जल्दी से छत पर आई और इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। मैंने जब उनको यूं देखा तो मुझे हैरत सी हुई। इस वक्त सुबह सवेरे एक दिन की दुल्हन आखिर क्या ढूंढ रही है? तब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो चौंक गई। अरे, तुम यहाँ खड़ी हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। भाभी ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा, क्या मतलब भाभी, आप मुझे क्यों ढूंढने लगी? मैंने उनसे मशकूक लहजे में पूछा तो हंसकर बोली, अरे मैं अपनी नन को नहीं ढूंढूंगी तो फिर किसे ढूंढूंगी? मुझे तो रात को भी तुम नजर नहीं आई, इसीलिए मेरा दिल परेशान हो रहा था। भाभी की बात सुनकर मुझे शक सा हुआ। हालांकि भाभी ने मुझे एक नज़र भी नहीं देखा था। फिर वो तो बाकी रस्मों में मसरूफ़ थी, उन्हें मेरे आने की खबर भी कैसे हो सकती थी? खैर, मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। फिर कहने लगी, मुझे भी सुबह सवेरे हवा खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं तन्हाई पसंद हूँ। अगर तुम नाराज़ ना हो तो तुम नीचे चली जाओ, मैं कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर नीचे जाने ही लगी थी कि मुझे सीढ़ियों से रोक लिया और बोली, मैं गलती से अपना फ़ोन साथ ले आई, इसकी चार्जिंग कम है। तुम मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा देना और हाँ, नाश्ते के लिए मुझे बुला लेना। भाभी लापरवाही से छत पर बैठकर चढ़ते सूरज को देखने लगी। मैं अपने आंसू छुपाती नीचे आ गई। नाश्ता बनाया और थोड़ी देर बाद भाभी को नाश्ते की मेज़ पर बुलाया। भाभी बहुत खुश लग रही थी, लेकिन शायद उन्हें मेरे दुख का एहसास भी हो गया था। मैंने थोड़े ही दिन में उनसे दोस्ती कर ली। वो हम सब में घुल मिल गई थी। वो खुलकर बातें करती, लेकिन अक्सर उनकी आंखों में एक उदासी सी नजर आती, जैसे वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हों। मैंने सोचा, भाभी का गम खोलने से पहले मुझे उन्हें अपना राज बताना चाहिए, ताकि वो भी मुझ पर एतबार करें। अपने दिल का हाल बयान कर दिया। ये सुनकर भाभी तो जैसे तड़प उठी। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम रोती क्यों हो? मेरे होते हुए तुझे किसी चीज़ की फिक्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तेरी उम्र में तो औरतों के 2-2 बच्चे हो जाते हैं। अब मैं तेरी शादी के लिए दिन रात कोशिश करूँगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। भाभी ने पुरस्कार लहजे में कहा। वो क्या? मैंने संभल कर पूछा। बस तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी, और मैं जिन बातों को कहूँगी उनके पीछे कोई ना कोई मसलहत होगी, इसलिए तुम बोलोगी नहीं। मैं जो कहती हूँ वो करती जाना।
फिर अगर तुम्हारी शादी ना हो तो मेरा नाम भी रुबीना नहीं। भाभी ने अपनी कसम खाई तो मुझे यकीन हो गया कि वो वाकई मुझसे हमदर्दी रखती हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। सबसे पहले तो तुम्हें एक काम करना होगा। भाभी ने मेरे चेहरे और सर पर नज़र डालते हुए कहा, शादी के लिए लड़कियों को अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे बाल बनाने चाहिए ताकि लोग उन्हें पसंद करें और उनके घर रिश्ते भेजें। मगर भाभी, मेरी कमज़ोरी के एहसास से कमतरी को भांपते हुए भाभी बोली, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखूँगी। बस तुम मेरी बात मान लो और उसके बाद तुम देखना तुम्हारा रिश्ता बहुत अमीर घराने से आएगा। तुम तो ऐश करोगी। मेरे जानने वाले बहुत हैं, अगरचे मैं इस इलाके से नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अच्छे रिश्ते करवाने के लिए क्या करना पड़ता है। और फिर मेरी एक जानने वाली औरत भी है, उसी ने तुम्हारे भाई का रिश्ता हमारे घर लाया था। तुम लोगों की माली हैसियत के बारे में भी उसी ने अम्मी अब्बू को बताया था। वरना तो तुम जानती हो मेरे माँ बाप इस गांव में मेरी शादी क्यों करते भला। भाभी ने इतराते हुए कहा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे भाभी अपने फ़ायदे के लिए मुझसे काम लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मुझे अपनी शादी का भी लालच था। मैं जल्द अज जल्द अपने घर की होना चाहती थी। अगले ही दिन भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे बाल सही करवाना चाहती हूँ, तुम्हारे बालों में सफ़ेदी आ गई है, मैं उसी औरत के पास तुम्हें ले चलूँगी। वो रिश्ते भी करवाती है और लड़कियों की नोक पलक भी संवार देती है। तुम तो जानती हो ऐसी औरतों के पास कितने गुर होते हैं। बस तुम मेरे साथ वहाँ चलो, वो तुम्हारे दिखने के मसले को सही कर देगी, तुम खूबसूरत नजर आओगी तो रिश्ते खुद ब खुद आएंगे। भाभी की बात मानकर मैंने भी बुर्का ओढ़ा और अम्मा से बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली कि मुझे अपनी एक सहेली से मिलना है और भाभी के साथ घर से निकल पड़ी। अम्मा को तसल्ली थी कि भाभी मेरे साथ जा रही हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया। मुझे हैरत थी कि भाभी उस इलाके को जानती कैसे हैं, हालांकि ये वो जगह थी जहाँ औरतों को घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी और रास्ते तो हमें कम ही मालूम होते थे। बस हम सहेलियों के घर आते जाते रहते थे। खैर भाभी मुझे थोड़ी देर में उस औरत के घर लेकर पहुंच गई। उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देखकर तकरीबन डर गई थी। वो एक अच्छे खासे सरापे और हुजूम वाली औरत थी। उसके चेहरे पर एक सख्ती सी थी, नरमी और शफकत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने हमें अपने घर बिठाया। भाभी ने मेरे सामने उससे कोई बात नहीं की। मुझे कमरे में बिठाकर वो खुद दूसरी तरफ चली गई। मैं इंतज़ार करने लगी कि कब वो औरत आएगी और मेरे बाल बनाएगी ताकि मैं खूबसूरत दिख सकूं। मगर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी जब भाभी ना आई तो मैं तंग होकर खड़ी हो गई। देखा तो दूसरी तरफ से भाभी गुस्से में लाल चेहरा लिए मेरी तरफ आ रही थी। अरे बहन चलो यहाँ से, इस औरत का तो दिमाग ही ठिकाने नहीं है। मुझसे 2000 रुपये मांग रही है, कहती है तुम्हारी नंद का अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश भी करूंगी, मुझे इससे कोई काम नहीं करवाना, भाभी ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा। पहले तो भाभी मुझे यहाँ किस उम्मीद से लाई थी और अब अचानक मुझे यहाँ से चलने का कह रही थी। वो औरत भी गुस्से में आई हुई थी और मुझसे कुछ कहना ही चाहती थी कि भाभी मुझे यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो गई। मैं बहुत परेशान हुई, मेरा दिल धक धक कर रहा था। उस औरत का घर अजीब सा था। हम लोग उस इलाके में रहते हुए भी उससे पहले यहाँ कभी नहीं आए थे। मेरा बस चलता तो मैं भाभी से कहती, ये रिश्ता करवाने का कौन सा तरीका है कि जवान लड़की को लेकर तुम एक ऐसी अनजान औरत के पास चली गई जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं था। लेकिन उससे पहले कि मैं कोई बात करती, हम जल्दी जल्दी घर के करीब पहुंच गए। भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया मैं इस बारे में किसी से जिक्र ना करूं वरना बहुत बुरा होगा। सो मैं घर पहुंचकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। अम्मा ने मुझसे कोई बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई घर आ गए। देखा तो उनके चेहरे पर बल पड़े थे, वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। भाई क्या हुआ, तुम दोनों आज कहाँ गई थी? भाई के चेहरे पर गुस्से के आसार देखकर मैं सहम गई। तभी भाभी ने उल्टा सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया। कहने लगी, तुम्हारी बहन ने किसी सहेली से मिलना था, हम उधर ही गए थे। भाभी ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा, जैसे वो सारी हकीकत जानते हों, और फिर खामोश हो गए। मेरा भी दिल किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मैं भाभी से सख्त नाराज़ थी कि उन्होंने मेरी बात फौरन भाई को बता दी, मेरी लाज भी ना रखी। भाभी ने भी मुझसे कोई बात नहीं की, वो अपने ही आप में मगन रहती। फिर तीसरे दिन आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मेरी प्यारी बहन मुझे माफ़ कर दे, देख वो तुझ पर शक कर भी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शौहर है और जब शौहर के दिल में शक आ जाए तो औरत सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकती। ये देखो, भाभी ने कहते हुए अपने दुपट्टे के पल्लू से 2000 रुपये निकाल कर मेरी हथेली पर रखे। ये देखो सबील, मैंने तुम्हारे लिए 2000 रुपये जमा किए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मुझे अपने पैसों की फ़िक्र नहीं है। अब मेरे पास रुपए आ गए हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा जोड़ा बनवाना कोई मसला ही नहीं है। और तुम सोच भी नहीं सकती, अच्छा जोड़ा बनवाने के बाद
तुम्हारी शख्सियत पर कितना अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, वरना मेरे लिए मसला पैदा होगा कि मैं ये पैसे कहाँ से लाई हूँ। हम घर में किसी को ये बात नहीं बताएंगे। जब जोड़ा सिल जाएगा तो मैं सबको खुद बता दूंगी कि ये जोड़ा मैं अपने मैके से लाई हूँ और तुम्हें तोहफे में दिया है। इस जोड़े के बाद तुम इस तरह से खिल उठोगी जैसे पहाड़ का कोई फूल होता है। भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने भी हामी भर दी कि आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। 2 दिन गुजरे तो अम्मा लोगों को कोई मजबूरी पड़ गई। हमें हॉस्पिटल जाना था लेकिन मैं नहीं गई। दरअसल मेरी ताई अम्मी की तबीयत बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। उन्हें देखने सब हॉस्पिटल गए। भाभी ने मुझे मना कर दिया और फिर अम्मी भाभी को वैसे भी कहीं जाने नहीं देती थी कि घर की जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा भाभी घर में अकेली होंगी, इसलिए मैं उनके साथ घर पर रुकूंगी। उमर भाई मेरी बात से मुतमईन होकर मुझे भाभी के साथ अकेला छोड़कर घर से चले गए। उनके जाते ही भाभी ने एक अजीब बात कही। एक लाल रंग की साड़ी लाकर मुझे दी और कहा, देखो ये तुम पर बहुत जचेगी, तुम अभी से पहन कर आओ और मुझे दिखाओ। भाभी की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने आज से पहले साड़ी नहीं पहनी थी। मेरी हिचकिचाहट देखकर भाभी बोली, तुम्हें नहीं पता, ये सब तो पहनना पड़ता है, आजकल का फैशन है। तुम्हारे घर वाले न जाने किस जमाने में जी रहे हैं। ये सब नहीं करोगी तो लड़के वाले कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। मैं किसी अमीर खानदान में तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और तुम हो कि इन छोटी छोटी बातों पर शर्मा रही हो, वो भी बच्चों की तरह। भाभी की बात मानकर मैंने जल्दी से वो साड़ी पहनी और भाभी को दिखाई। वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, बस अब तुम्हें एक काम करना है, ये साड़ी साइज में थोड़ी बड़ी है, तुम्हें इसी तरह की एक और बनवानी है। इसके लिए मैं एक दर्जी को जानती हूँ, वो इसी इलाके का है। तुम उसके पास जाओगी, वो तुम्हें सारी तफसील समझा देगा। कपड़ा तो मैंने तुम्हारे लिए ले लिया है, अब बस सिलवाना बाकी रह गया है। भाभी ने ये बात की, मेरे पांव तले से तो जमीन ही निकल गई। भाभी, मैं किसी दर्जी तो दूर कभी दुकानदार के पास भी नहीं गई और सहेलियों के घर जाने के लिए भी मुझे अम्मा से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अकेली दर्जी के पास जाऊं? तो फिर ठीक है, बैठी रहो कुंवारी अपने बाप और भाई के घर की दहलीज पर। तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं आती। तुम समझती हो मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? भाभी का फूला चेहरा देखकर मैं भी घबरा गई। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं वो दर्जी कहाँ बैठता है और मैं उसे क्या कहूँ? तुमने उसे कुछ भी नहीं कहना सबील, बस तुम ये चादर ओढ़ कर दर्जी की दुकान पर चली जाओ। ये साड़ी उसे दिखा देना, बेशक अपने साथ लेकर चली जाओ और फिर उसे कह देना कि इसी नाप की साड़ी वो तुम्हारे लिए सिलाई कर दे और 5-6 दिन तक हम आकर उसकी दुकान से ले जाएंगे। भाभी ने ये बात कहकर एक थैली मेरे हाथ में थमा दी और बोली, ये उस दर्जी को दे देना, इसमें नाप के कपड़े भी हैं और सादा कपड़े भी। मैंने तुम्हारे नाप का जोड़ा निकाल लिया था। मैं घर पे हूँ, कोई आया तो बात संभाल लूंगी। तुम जाकर ये सामान दुकान पर पहुंचा दो। भाभी से कपड़ों का वो थैला लेकर मैं कमरे से निकली। मुझे उस दर्जी की दुकान का रास्ता भी नहीं पता था। मैं पूछते पाछते उस दर्जी तक पहुंची। जिससे भी उसका पता पूछती वो मुझे अजीब नज़रों से देखता। लेकिन भाभी की बात मुझे याद थी। मैं अपने रिश्ते के लिए खुद ही कोशिश करना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने आज तक संजीदगी से शायद मेरे बारे में सोचा ही नहीं था। दुकान पर पहुंचकर मैंने उस दुकानदार को एक ही सांस में सारी कहानी सुना दी। वो मुझे गौर से देखने लगा, मुझे देखते ही जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गया हो। फिर उसने मुझसे वो थैला ले लिया जिसमें भाभी ने कुछ कपड़े रखे थे और मैंने वो साड़ी भी उसे दे दी। कहने लगा, तुम्हारा जोड़ा आज रात तक सिल जाएगा, परेशान नहीं होना, मैं सब सही करूँगा। मैं वो थैली उसे थमाकर घर आ गई। दिल में खुश भी थी कि बगैर किसी मसले के मैं घर वापस पहुँच गई। घर पहुँची तो भाभी इंतज़ार कर रही थी। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि रात तक वो कपड़े सिलाई कर देगा, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद जाकर ले आऊँगी। ऐसा ना हो मुझे आता जाता देखकर लोगों को मुझ पर शक हो। भाभी ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और बोली, 2-3 दिन बाद मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगी, कपड़े जाकर ले आएंगे और फिर मैं उस रिश्ते वाली औरत से दोबारा बात करूँगी। अब तो मेरे पास पैसे भी हैं, मैं उसे पैसे दूंगी तो वो तुम्हारे लिए फ़ौरन अच्छा सा रिश्ता ले आएगी। बस तुमने उसे मुतासिर करना है, अच्छे कपड़े पहनकर। मुतमईन होकर मैं अपने कामों में लग गई। रात भर खुशी से मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले मुझे अपने भाई की आवाज़ आई जो अम्मा से ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। मैं डर गई, कहीं भाई को मेरे बारे में पता ना चल गया हो। मारे डर के मैं बाहर ही नहीं गई। थोड़ी देर तक अम्मा खुद ही मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, नाश्ता बना दो, तुम्हारी चहेती भाभी तो घर से गायब हो गई है। अम्मा की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान आ गिरा। क्या मतलब अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रही हो। भाई की चहेती बीवी घर से भागकर न जाने कहाँ मुंह काला करने गई है। अम्मा बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। आप सोच समझ कर बोले, क्या पता वो अपने घर गई हो। नहीं, हमने हर जगह पता कर लिया है, वो कहीं भी नहीं मिली।
तुम्हारा भाई अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हम सबको धोखा दिया है। खुदा जाने आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अम्मा के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा मारे खौफ के बुरा हाल हो गया। मैं चुपचाप बैठी रही, किसी को कुछ नहीं बताया कि भाभी मेरे लिए रिश्ता करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा था। कहीं भाभी मेरी वजह से तो अजियत में नहीं मुब्तला हो गई। मैं ये सोचने लगी, शायद सारी ज़िंदगी सोच सोच कर एहसास जुर्म में मुब्तला रहती कि अगले ही दिन भाई को उनके एक दोस्त ने फ़ोन किया। वो पेशावर रहता था। वैसे तो भाई का ये दोस्त ट्रकों वगैरह का काम करता था, लेकिन स्मगलिंग से भी उसका खासा पाला पड़ता रहता था। भाई उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन वो भाई की बहुत इज्जत करता था। उसने मेरे भाई को कुछ दिन बाद फ़ोन किया और कहने लगा, तुम्हारे गाँव से एक लड़का और लड़की यहाँ रहने के लिए आए थे। लड़का उसके साथ मुखलिस नहीं था, उसने उसे बाजार में जाकर बेच दिया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरा मन कर रहा था कि उसे खरीद लूं, फिर सोचा तुम्हारे गांव की है तो तुमसे एक बार राय ले लूं। भाई ने ये बात सुनी तो उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया। हमारे गांव से गायब होने वाली लड़की कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी भाभी थी। बाकी किसी घर से ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिली थी। भाई ने शकील से राब्ता ख़त्म कर दिया और उसे दोबारा कभी बात नहीं की, ना ही उसे घर आने की दावत दी। भाई गांव में अपनी बदनामी नहीं चाहते थे। उन्होंने शकील से राब्ता भी नहीं किया और ना ही मेरी भाभी की कोई मालूमात हासिल की। 2 साल बाद अम्मा ने भाई की दूसरी शादी कर दी। मेरा भी रिश्ता एक माकूल जगह पर हो गया। लेकिन आज सोचती हूँ कि भाभी ने अपना घर भी बर्बाद किया और अपने नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुझे भी इस्तेमाल किया। अगर उन्हें दर्जी से राब्ता करना ही था तो वो कोई और जरिया अपनाती, लेकिन उन्होंने मुझे झूठी उम्मीद और आस दिलाकर मेरे भाई के हक में खयानत की। यही वजह है कि आज तक मैं भाभी से पूरे दिल से नफरत करती हूँ और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।